नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सत्र में जिस सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी द्वारा फोड़े गए एटम बॉम्ब की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं और उसी के समकक्ष उसी के समकालीन हरियाणा, महाराष्ट्र इनके जब चुनाव रहे तो उन चुनावों में कांग्रेस को या फिर इंडिया अलायंस को वो रिजल्ट नहीं मिले जो अपेक्षित थे। तब से ही ये आशंका जताई जा रही थी राहुल गांधी जी द्वारा और उनके साथी घटक दलों के द्वारा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावों के अंदर ही धांधली की जा रही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ या फिर केंद्र में बैठी एनडीए के साथ गठजोड़ करके इलेक्शंस में रिगिंग की जा रही है, इलेक्शंस को बर्बाद किया जा रहा है, वोटों की चोरी तो नहीं हो रही है। लंबे समय से ये आरोप लगाए जा रहे थे राहुल गांधी जी द्वारा। कईयों बार ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तभी जो हमें एग्जिट पोल बताते हैं, जो हमें ओपिनियन पोल बताते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आते हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ को उन्होंने जब जांचना चाहा तो जांच के रिजल्ट के आने से पहले उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कहना शुरू किया कि मैं एक एटम बॉम्ब फोड़ने वाला हूं। यह एटम बॉम्ब भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक होगा। इलेक्शन कमीशन जो इस तरह से केंद्र के साथ मिलकर के हमें हराने की साजिश रच रही है, उनके लिए यह अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहते हुए राहुल गांधी जी कह रहे थे। और कल उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना ये एटम बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा एक प्रॉपर सेमिनार की तरह सेमिनार किया गया, प्रेजेंटेशन दिया गया और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कमियों को उजागर करते हुए बताया कि देखिए किस तरह से एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सैंपल लिया गया कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर कैसे वोटों की चोरी करके बीजेपी ने वो सीट जीती। बीजेपी के द्वारा सीट जीतने में किस तरह इलेक्शन कमीशन ने उनकी साथ दी, किस तरह से वोट चोरी हुई, बकायदा वो 5 तरीके कौन से थे जिनसे वोट चोरी की गई, राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1,250,000 वोट चोरे गए। राहुल गांधी जी के द्वारा जिन तरीकों पर जिक्र किया गया उन पर हम डिटेल में आज के सेशन में जिक्र करेंगे। उन्होंने जिस घटना का जिक्र किया, जिस क्षेत्र का जिक्र किया, वो भी हम बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस हेडलाइन के बनने के बाद में सत्ता पक्ष का कहना क्या है, इलेक्शन कमीशन का कहना क्या है, क्या इनके आरोपों पर कोई फैक्ट फाइंडिंग हुई है या फिर ये केवल आरोप लगाकर चले गए हैं। आज के सेशन में सारी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी का मानना है कि हम बहुत सी जगह ऐसी हैं, जैसे हरियाणा के केस में भी इन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हम लोग इलेक्शन जीतते जीतते रह गए। मतलब हमारी जो सीट्स थी, 8 सीटें हरियाणा में ऐसी थी जहां 22,779 वोटों से हार गए। इसका मतलब कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इन्होंने वोटों के साथ धांधली की, बाकी सब कुछ नेचुरल चलने दिया। जिन क्षेत्रों में इन्होंने धांधली की उनमें से एक धांधली वाली जगह को इन्होंने पकड़ा है और उस पकड़ी हुई जगह को इन्होंने जनता के सामने रखा है। आज के सेशन में आपने जिस तरह से चीजें ऑब्जर्व की वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से इन्होंने बताया कि कैसे कैसे वोट चोरिंग हुई वो बताऊंगा, इसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने कैसे रिप्लाई दिया वो बताऊंगा, और बीजेपी का इस पर क्या कहना है। सारी बातें आज के सेशन में आपको बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले यदि आप राजस्थान से जुड़े हैं और राजस्थान की खबरों में आपकी रुचि है तो आपके लिए अंकित इंस्पायर्स राजस्थान के नाम से मेरा एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पर हम राजस्थान की खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं। और एक बहुत ही गंभीर खबर का विश्लेषण इन दिनों चल रहा है कि कोरोना से ज्यादा मौतें, जो कोरोना में 3-4 साल में राजस्थान में मौत हुई, उससे ज्यादा सालाना मौतें सरकार की एक लापरवाही से हो रही हैं। आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो वीडियो हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, अवश्य जाकर उसे देखें। साथियों, जैसा कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में एक भाई अपनी बहन के लिए, बहन अपने भाई के लिए, परिवारजन अपने जानने वालों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट अपेक्षित करते हैं। ऐसे में हमने अपनी तरफ से आप सभी भाई बहनों के लिए एक अच्छा गिफ्ट तैयार किया है। और वो गिफ्ट ये है कि अगर आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से हमारे कोर्स परचेज करते हैं तो हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि वर्थ ₹2000 के हैं। आप हमारे कोर्स को, जो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन बैच है,
वो अगर आप एक्सेस करते हैं तो उसके साथ में आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स जो कि वर्थ ₹2000 है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड में यानी कि बातें बाजार की पर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की पर कूपन कोड राखी यूज करके आप हमारे कोर्सेज को वर्थ ₹1499 के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह पोर्टफोलियो बिल्डिंग वाले कोर्स में आप सीधा ₹2000 का सीधा डिस्काउंट पा सकते हैं। आप बातें बाजार की एप्लीकेशन अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर अवश्य जाकर अपने कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने गुरुवार यानी कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और इन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वही महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी हुआ और वहां पर वोटों के अंदर प्रॉपर तरीके से धांधली की गई। इन्होंने आरोप लगाते हुए एक बात और कही कि हमको जो वोटर लिस्ट दी गई जिससे हम ये चीज जांच रहे हैं उसके अंदर जो मशीन से रीडेबल वोटर लिस्ट है वो हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन की वाकई में कमी मानी जाई जा सकती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का इसमें बचाव अपनी तरफ से कुछ भी वो हो सकता है ये कह दें कि इस लिस्ट से फिर पता नहीं कितनों के डेटा बाहर आ जाएंगे, देश के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे पर्सनल डेटा बाहर निकल जाएंगे, प्राइवेसी का मैटर वगैरह वगैरह। लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है कि हमने वोटर लिस्ट मांगी तो हमें हार्ड कॉपीज दे दी गई, मतलब हमें वो चीज उपलब्ध करा दी गई जिसे हम स्कैन नहीं कर सकते। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कंप्यूटर की इस व्यवस्था के बारे में ना जानते हों। जैसे आज मान लीजिएगा कि आपने कभी कभी अपना रिजल्ट तलाशा हो, अगर आप मेरी जैसी उम्र में हैं या मुझसे थोड़े सीनियर हैं तो आपको अपना कॉलेज टाइम याद आता होगा या फिर उससे पहले स्कूल का टाइम जब आपके रिजल्ट्स अखबारों में आया करते थे और आप सिक्वेंस के हिसाब से अपना रोल नंबर ढूंढा करते थे। अखबारों के अंदर ढूंढते 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 आप एक समय लगाते थे। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने ये चीजें बहुत आसान की। आप कंट्रोल F दबाए, अपना नंबर डाले, उस पूरे पेज को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसने आपका रोल नंबर ढूंढा और ढूंढ करके हाईलाइट कर दिया। यानी कि कंप्यूटर ने इतने बड़े डेटा को पढ़ने के लिए आपकी मदद कर दी। राहुल गांधी जी का कहना है कि यह काम किया जा सकता है, यानी कि वोटर लिस्ट के अंदर जो दिया डेटा है उसमें अगर मुझे किसी XYZ व्यक्ति का नाम ढूंढना है, लेट्स से अंकित अवस्थी नाम ढूंढना है, तो उसको कंट्रोल F में डाला, अंकित अवस्थी लिखा, उस नाम को ढूंढ लिया। लेकिन वोटर लिस्ट जो बनकर के राहुल गांधी जी को दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं थी, मतलब उसको मशीन पढ़ नहीं सकती। उसे आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन ऑप्टिकल रिकॉग्निशन के थ्रू उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी वोटर लिस्ट को आपको मैन्युअली पढ़ना पड़ेगा और एक क्षेत्र के अंदर लाखों वोट अगर हैं तो लाखों वोटों के लिए एक एक का विश्लेषण करना और यह दोहराव चेक करना कि इस व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में तो नहीं है, इस लिस्ट में तो नहीं है। सोचकर देखिए कितना मुश्किल काम है। ऐसे में निश्चित ही राहुल गांधी जी का जो पहला आरोप है, सत्यता क्या है ये तो अलग तथ्य है, लेकिन अगर तथ्यात्मक रूप से अगर यह जांच करने का विषय है तो जांच करने के विषय पर चुनाव आयोग और अपोजिशन पार्टियां एक साथ बैठकर कम से कम शुरुआती जो आरोप है ना उससे तो निपट सकती हैं कि भाई ये फैक्ट पूरी तरह से हम आपको दे रहे हैं, चूंकि इसमें चोरी होने का डर है तो आइए साथ बैठ करके आपके सामने ही ये काम कर देते हैं। एक बंदा हमारा बैठा रहेगा, सब तरह से हम आपको जांच के दे देते हैं, हम आपको ये हैंडओवर नहीं कर सकते, पता चले कि डेटा चोरी हो गया। खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए आरोप जो है वो पहला यहीं से शुरू होता है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि राहुल गांधी जी को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा यह जांचने के लिए कि यह व्यक्ति इस लिस्ट में है तो कहीं और तो नहीं है, इस लिस्ट में फर्जी है तो कहीं दूसरी में फर्जी तो नहीं है, एक यहां पर वोट दिया है तो कहीं और तो वोट नहीं दिया है। तो एक तरह से आपने जो जांच की वो मैनुअल थी, इस वजह से उनकी मेहनत रिकॉग्नाइज की जाने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से कहते हुए कहा कि वोट चोरी होकर के लोकतंत्र पर एटम बॉम्ब हुआ है, मतलब वोट चोरी लोकतंत्र का एक एटम बॉम्ब है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा, वक्त बदलेगा और सजा जरूर मिलेगी। एक तरह से इन्होंने चुनाव आयोग को समझाते हुए कहा कि अगर आप सत्ता पक्ष को फैसिलिटेट कर रहे हैं इस तरह की चोरी, तो जब समय बदलेगा और जब हमारी सरकारें कभी आएंगी तो उन जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। इस तरह से जब इन्होंने कहा तो इलेक्शन कमीशन का भी रिप्लाई आया कि भाई धमकाओ मत, मतलब वो वाली स्थिति पैदा मत करो, अगर है तो सामने आकर के बात करो। हम आएंगे उस बात पर भी, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी करके बताया कि देखिए मुझे जानकारी है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, मैं और मेरी बहन लंबे समय से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हमने बचपन में चुनाव होते देखा है, हमने पोस्टर अपने हाथ से चिपकाए हैं, हमने पोलिंग बूथ वगैरह सब चीज देखी है, लेकिन अब जो हो रहा है वो देखने लायक नहीं है और हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। राहुल गांधी जी ने 1 घंटे 11 मिनट की अपनी 22 पेज की एक प्रेजेंटेशन दी और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कर्नाटका की वोटर लिस्ट में कुछ संदिग्ध वोटर्स को देख करके सवाल खड़े किए। अब ये क्या कहानी है, अब मैं आपको वो बताता हूं।
देखिए, असल मायने में वोट चोरी के आरोप में महाराष्ट्र के नतीजे के बाद से आपको वोट चोरी का शक हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स जो थे वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। इनका मानना था कि महाराष्ट्र में जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उसके उलट आए। उसी की वजह से इनके दिमाग में आना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है जहां पर इलेक्शन के साथ खेल किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र इलेक्शन के सीसीटीवी फुटेज मांगना चाहा, लेकिन सरकार चुनाव आयोग के द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं, हम सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दे सकते, जिससे इनको शक हुआ कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पारदर्शिता में कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसी वजह से इन्होंने तय किया कि ये खुद से अब जांच शुरू करेंगे, क्योंकि पहले डाउट था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया ताकि ये चेक कर पाए कि वाकई में ऐसा हो रहा है या फिर कुछ फर्जी मतदाता ऐड हो रहे हैं, अचानक शाम 5 बजे बाद में मतदाताओं की संख्या क्यों बढ़ जा रही है, तो इस बात को जांचने के लिए फिर उन्होंने कहा कि अब हम खुद जांचते हैं कि यह मामला हुआ कैसे। इसके लिए इन्होंने कर्नाटका को चुना। कर्नाटका में चूंकि कांग्रेस की ही सरकार है, ऐसे में कर्नाटका के अंदर 16 लोकसभा सीटें, जिनमें से इन्हें 9 सीटें मिली। इनका कहना था कि कर्नाटका के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं जिन पर इलेक्शन हुआ, उनमें से इनकी पार्टी के आंतरिक सर्वे ने इनको बताया कि आपको 16 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, लेकिन रिजल्ट आया तब इनको 9 ही लोकसभा सीटें मिली। इनमें इनको डाउट ये हुआ कि भाई 16 के मुकाबले अगर हमें 9 मिली हैं तो 7 सीटें हम लोग हार कैसे गए। तो इनमें हारने में इन्होंने उनमें से एक हारी हुई सीट पर जांच करने का निर्णय लिया। 7 सीटें जहां पर ये हारे, उनमें से एक सीट थी जिसका नाम था बेंगलोर सेंट्रल। उस बेंगलोर सेंट्रल को इन्होंने जांचना चाहा, लेकिन एक लोकसभा सीट में लाखों मतदाता होते हैं, तो लाखों मतदाताओं को मैन्युअली चेक करना, ये चेक करना कि इस व्यक्ति का नाम गलत तो नहीं है, इस व्यक्ति की फर्जी आईडी तो नहीं बन गई है, तमाम चीजें होती हैं जिन्हें चेक किया जा सकता है। तो बोले ऐसे में फिर हमने उस पूरे को चेक करने के स्थान पर एक दूसरा तरीका अपनाया, और वो क्या था? उस पूरे को तय करने के स्थान पर इन्होंने तरीका अपनाया कि यहां पर इस लोकसभा सीट के अंदर जितनी विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक विधानसभा सीट को इन्होंने उठाया। अब आप ऐसे समझिए, जैसे राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीट हैं और 200 विधानसभा सीट हैं, औसत निकलता है 8 सीट के आसपास एक विधानसभा, मतलब एक लोकसभा में विधानसभा सीटें आती होंगी। ऐसे ही यहां समझ लीजिए कि यहां पर बेंगलोर सेंट्रल है, एक लोकसभा सीट है, उसमें हो सकता है 7-8 विधानसभा सीटें हों। तो उनमें से एक विधानसभा क्षेत्र को आपने चुना कि चलो एक का सैंपल उठा के देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, उनमें से एक का नाम था महादेवपुरा, अर्थात लोकसभा सीट का ही विश्लेषण किया जाना है, लेकिन उस लोकसभा सीट के अधीन जो 8 विधानसभा सीट आती हैं उनमें से एक विधानसभा सीट जिसका नाम महादेवपुरा है, उसका विश्लेषण करने का आपने निर्णय लिया। अब क्या नतीजे थे वो देखिए क्या हुआ कि यहां पर चूंकि उन्होंने कहा ना था कि 16 सीट हम जीतने वाले थे, हम 9 ही जीत पाए, तो उनमें से एक जो सीट बेंगलोर सेंट्रल थी उसमें इन्होंने क्या पाया कि कांग्रेस को 6,26,000 वोट मिले थे, बीजेपी को 6,58,000 वोट मिले थे। बीजेपी यहां पर 32,000 वोटों से जीती थी। 32,000 वोटों से जीतने का जब कारण तलाशा गया तो महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा संदिग्ध नजर आया। कैसे? कांग्रेस को यहां पर 1,15,000 वोट मिले थे और बीजेपी को यहां पर 2,29,000 वोट मिले थे। एक तरह से 1,14,000 वोट बीजेपी को ज्यादा मिले। एक तरह से जो कुल वोट जीतने में जो 32,000 थे उनमें से मेजर रोल जो प्ले किया वो अकेले महादेवपुरा ने किया, यानी कि इसकी तमाम जो और सीटें थी विधानसभा की, वहां पर कांग्रेस आगे भी चल रही थी तो भी उनको इस 114 ने बराबर कर दिया और ओवरऑल बीजेपी को जिता दिया। इस तरह से आपने इस मामले को उठाया। इनका कहना था कि देखिए ये पूरा की पूरा कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर सेंट्रल में ये महादेवपुरा नामक सीट है और हमने इस सीट को विधानसभा सीट के अंदर तथ्यों की जांच करना शुरू किया तो हमने ये चीजें पाई। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा का भी आपने जिक्र किया कि हमारे यहां पर मतदान के दिन शाम 5 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव प्रतिशत 58.22% था, जबकि अगली सुबह जब हम देखते हैं तो अंतिम मतदान के आंकड़े 66% हो जाते हैं। शाम 5 बजे तक 58% मतदान हुआ है और अगले दिन हमको बताया जा रहा है कि साहब 66% मतदान हुआ। तो बोले ऐसे में अंतिम समय में 76 लाख मतदाताओं की वृद्धि कैसे हो गई। हालांकि इसके बारे में चुनाव आयोग कई बार कह चुका है कि हम लोग जब आपको 5 बजे वाला आंकड़ा देते हैं वो उससे थोड़ा समय पहले का आंकड़ा होता है, एग्जैक्ट आंकड़ा प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि इतने
इतने बड़े राज्य के अंदर चुनाव चल रहा है, सब जगह से डेटा आना, 5 बजे तक का डेटा देते देते भी टाइम लगता है, और जो मतदाता केंद्र में लोग आए हुए होते हैं मतदान केंद्र में, तो वो लास्ट में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, और पूरे क्षेत्रों में जब लोग ज्यादा आते हैं तो ओवरऑल जब मतदान की बारी आती है तो वो निकलते हुए डेटा प्रोसेस करने में समय लगता है, तो ये ओवरऑल सीट निकल कर आती है। लेकिन राहुल गांधी जी ने इसी के बारे में कहा था, अगर आप लोग सच है तो हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा दो कि कैसे कैसे वोटर जहां पे वोटिंग बूथ थे वहां पर कितनी लंबी लाइन लगी थी, हमें वो दिखा दो। चुनाव आयोग ने मना कर दिया था। तो इसी से ये उखड़ गए थे कि एक तरफ तो आप अचानक 8% वोट बढ़ा दे रहे हो, और उसके बाद में ये बोल देते हो कि हमको आपको कैमरा नहीं दिखाना है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और यहीं से इन्होंने ये तय किया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसको चल के चेक किया जाएगा। यही मसला इन्होंने हरियाणा में भी उठाया कि हरियाणा में 8 सीटों पर 2 करोड़ मतदाताओं में हार जीत का अंतर महज 22,779 था। एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट चोरी होते हैं। कांग्रेस न केवल जीतते हुए दिखाई गई कि बल्कि 90 सीटों में विधानसभा में कांग्रेस को 60 सीटें मिलती दिख रही थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि कुछ सीटों की वजह से बीजेपी सत्ता में आ जाती है। बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपने सबका एक विश्लेषण निकाला और निकालकर बताया कि ये सारे के सारे क्षेत्रों को नहीं छेड़ते। इलेक्शन कमीशन में रिगिंग जो है या गड़बड़ी जो है वो कुछ सीटों पर की जाती है, और उन कुछ सीटों में तरीके अपनाए जाते हैं वोट चोरी के। वो 5 प्रमुख तरीके हैं। उन 5 प्रमुख तरीकों में पहला तरीका है डुप्लीकेट मतदाता का। जैसे महादेवपुरा सीट पर जहां 1 लाख वोटों की चोरी होने का कांग्रेस ने आरोप लगाया, वहां पर डुप्लीकेट मतदाता 11,965 बताए गए। फर्जी और अमान्य पते, जिनके पते ही सही नहीं है, वो 40,000 बताए गए। एक ही पते पर बहुत सारे मतदाता, वो 10,000 बताए गए। कई ऐसी तस्वीरें जिनकी मान्यता ही नहीं है, वो 4,000 बताई गई। और फॉर्म 6 जो कि नए मतदाता को भरना होता है, उसके दुरुपयोग के 33,000 मत बताए गए। मतलब कि 1 लाख मत ऐसे थे जिन्हें इस तरीके से पूरा किया गया था, अर्थात डुप्लीकेट वोटर्स जोड़ दिए गए। मतलब एक ही शख्स कई कई जगह दिखाई दिया, जैसे उनका बूथ नंबर, जैसे एक ही शख्स कई जगह नजर आया, हर बार बूथ नंबर अलग। 11,000 संदिग्ध ऐसे थे जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। ये लोग कहां से आ रहे हैं, पहला सवाल ये पूछा गया। दूसरा था फेक एड्रेस वाला। फेक एड्रेस में इन्होंने कहा या तो पता है ही नहीं, या पते में जीरो, हाइफन, हैशटैग जैसे चिन्ह डाले हुए हैं, या ऐसे पते जो जांचे ही नहीं जा सकते, इस तरह के पते। इनका कहना था कि जीरो नाम से पता कैसे हो सकता है। तो ऐसे 40,000 से ज्यादा वोटर्स फर्जी पते के साथ पाए गए। ठीक है साहब, इसको इन्होंने इस तरह से दिखाया भी था कि हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0। इसको कई जगह पर कुछ लोगों का मानना है कि बहुत से जगह पर ऐसा होता है जहां हाउस नंबर डाले ही नहीं जाते। अगर आप गांव देहात या रूरल किसी एग्रीकल्चर कॉलोनी में जाते हैं तो वहां पर हाउस नंबर का कंसेप्ट ही नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक एग्रीकल्चर कॉलोनी में लोग इस तरह से पता बताते हैं कि गली में नाले से इतना दूर पर हमारा घर, इतना चौथा हमारा घर, 5वां हमारा घर। बहुत सी जगहों पर लोगों को अपने घरों के पते नहीं होते। हाउस नंबर का कंसेप्ट हालांकि देश में सब जगह वैलिडेट नहीं होता, संभवतः आपके पड़ोस में भी ना होता हो। हालांकि फिर भी इलेक्शन कमीशन ने चूंकि उसे 0 डाला, तो इन्होंने इस पर सवाल खड़े किए कि 0 नंबर हाउस कैसे हो सकता है। खैर जो भी हो, इलेक्शन कमीशन फिर अपनी बात रखेगा। एक पते पर कई वोटर्स, इसमें कहा गया कि ऐसे कई पते वोटर्स के मिले जहां पर पता चल रहा है कि घर का नंबर 35 है, उसमें 80 मतदाता हैं। मतलब कैसे संभव है कि एक एड्रेस पर, ये घर का नंबर है 35, इसमें 80 वोटर रजिस्टर हैं, कैसे? और ये घर जो है प्रधानमंत्री वोटर आवास योजना की तरह से काम कर रहा है। मतलब एक छोटे से घर में 80 मतदाताओं को कैसे दिखाया जा सकता है? मतदाता है और उनका सेम एड्रेस कैसे संभव है? यह जानकारी इन्होंने रखी कि भाई ये बात कैसे संभव है कि एक कमरे में 80 लोग रह कैसे सकते हैं। अवैध फोटो की बात, बोले कई जगह पर मतदाता सूची के अंदर फोटोज जो लगी हैं, वो फोटोज बहुत ही छोटी छोटी मिनिएचर फोटो लगी हैं, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। जैसे आप और हमारी जो फोटोज होती हैं वो A4 साइज की फोटोज होती हैं, माफी चाहूंगा, पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं। लेकिन यहां पर जो विषय वस्तु रखी गई उसमें बताया गया कि पासपोर्ट साइज फोटो ना होकर के यहां पर फोटोज कुछ अलग तरह की थी, यानी कि बहुत ही मिनिएचर टाइप की फोटोज थी जो यहां पर दिखाई गई। ठीक है, इसी प्रकार से फोटोज के साथ साथ एक पते पर कई वोटर हो गए, अवैध फोटो की बात हो गई। फॉर्म 6 में फर्जीवाड़ा देखा गया। फॉर्म 6 का मतलब होता है जो पहली बार वोट देने आ रहा है उस व्यक्ति को यहां पर शामिल करना होता है। बोले साहब 70 साल की एक महिला है शकुना रानी, उनको पता चल रहा है कि एक महीने में उनके 2 आईडी कार्ड बन गए और फॉर्म 6। तो पहले तो 70 साल की महिला पहली बार वोट देने आ रही है,
दूसरी बात, उसके नाम से भी 2 आईडी कार्ड बन गए, उनको पता भी है कि नहीं कि वो पहली बार वोट देने जा रही हैं। इस तरह से बोले ये फर्जीवाड़े हुए हैं। फॉर्म 6 के दुरुपयोग से 33,692 नए नाम जोड़े गए। पहली बार मतदाता जो बन रहे थे उनके नाम पर फर्जी मतदाता सूची बनाकर वोट डाल दिए गए। दोनों तरफ शकुना रानियां मतदान के अंदर उपलब्ध करा दी गई। ऐसी अस्पष्ट जो तस्वीरें थी, उन अस्पष्ट तस्वीरों से यही नहीं पता चल सकता कि जब वो व्यक्ति वोट देने जाएगा तो आप उस व्यक्ति को तस्वीरों से पहचानोगे कैसे। इस तरह से महादेवपुरा नामक जो सीट है उस पर 1 लाख लोगों के वोट चोरी किए गए, या फिर कहिए 1 लाख फर्जी वोट डाले गए। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ सवाल पूछे। राहुल गांधी जी ने कहा, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, उनके नतीजों से अलग आंसर क्यों होते हैं? शाम 5 बजे के बाद वोटिंग टर्नआउट बढ़ कैसे जाता है? महाराष्ट्र में 5 महीने में 40 लाख वोटर कैसे जुड़ गए? चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को डेटा क्यों नहीं देता? चुनाव आयोग में सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट किए जाते हैं? कई तारीखों में मतदान की आवश्यकता ही क्या है? इस बात को फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा, सचिन पायलट जी द्वारा, तमाम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उठाया गया। अब आती है सत्ता पक्ष की बारी, यानी कि जो चुनाव जीते हैं उनका क्या कहना है। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी अपना वजूद खो चुकी है और अगले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। ऐसे ही प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि आप महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हारे थे, आपने सीटें ज्यादा गंवाई, इसके साथ साथ आप तर्क और बुद्धि दोनों खो दिए हैं। लेकिन इनका यह कहना था कि भाई कर्नाटका इलेक्शन तो आप जीत चुके थे, कर्नाटका जीतना आप ही की सत्ता और आप ही की सत्ता के प्रेजेंस में आप लोकसभा सीट हारे हैं, तो ये तो आपसे ज्यादा सवाल किया जाना चाहिए। इसके पीछे का तर्क अलग अलग तरह से आया। सांसद संबित पात्रा ने कहा कि मतदाता सूची पर जो बात हुई है उसमें पहली बार ऐसा नहीं है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हो। राहुल गांधी जी की पुरानी आदत रही है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर अटैक करते रहे हैं, ये उनके फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। अमित मालवीय, जिसको कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं, मतलब कि बीजेपी जो भी कंटेंट प्रसारित करती है वो इन्हीं के द्वारा लिखा और फैलाया जाता है। उन्होंने क्या कहा, उसमें इनका कहना था कि साहब कुछ फैक्ट्स हैं, और उन फैक्ट्स में इन्होंने कहा कि कर्नाटका में तो 2024 से कांग्रेस की सरकार चल रही है, और ऐसे में अगर वोटर्स का मैनिपुलेशन हुआ है या वोटर्स के नाम के साथ गड़बड़ हुई है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उस राज्य का इलेक्शन कमीशन का स्टाफ और जो सीईओ ऑफिसर है, ये दोनों ही सरकार राज्य सरकार से लेती है। मतलब केंद्र सरकार की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर लिस्ट तैयार करवाने का काम भी अगर दिया गया था तो वो तो राज्य सरकार को दिया गया था। तो राज्य सरकार के अधिकारियों ने आप लोगों की सरकार में इतनी बड़ी अगर गलतियां की हैं तो पहले तो ये आप ही से सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था, इनका कहना था कि as for the claim of duplicate voter, fake address or missing photos or misuse form 6, there is absolutely no evidence that any of this benefited only the BJP। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि 1 लाख नए वोटर मतलब वोटों की चोरी हुई है, ये कैसे कह सकते हो कि ये 1 लाख बीजेपी को ही वोट देने चले गए। ये वाकई में दूसरा पॉइंट इन्होंने इस तरह से रखा। हो सकता है कि ये फर्जी मतदाता आपने बनवाए हो, आप ही के फायदे के लिए बनवाए हो, क्योंकि सरकार आप ही की है और उसके बावजूद आप हार गए हो। तीसरा पॉइंट इस बात के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल रोल पहले ही दे दिया जाता है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज को एडवांस में दे दिया जाता है ताकि वो इसे एग्जामिन कर सकें, वो इस पर कंसर्न उठा सकें। तो आपने इन पर पहले काम क्यों नहीं किया, हारने के बाद क्यों चिल्लाया? आपको पता होगा आपके पास भी एजेंट्स आ जाते हैं जब आपका वोट देने का समय होता है कि साहब इस बूथ पर चल के वोट देने चला जाए। उनके पास मतदाता सूची होती है, तो बोले सारे के सारे मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन जब पहले ही उपलब्ध करा देता है तो उस समय पर आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई जिस समय ये आपके पास पहले ही आ गई थी। ऐसे में अब खुद मतलब इलेक्शन कमीशन जब जब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज पाता है तो फिर वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू करता है। अच्छा, ये बात आपको संभवतया पता हो कि हमारे देश में कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं जब आईआईटी गया था तो हमारा ना आईआईटी के अंदर वोटिंग कार्ड बना दिया गया था, वोटिंग आईडी कार्ड बना दिया गया था। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मेरा यहां पर वोटिंग आईडी कार्ड बन गया। ऐसे में वोटर आईडी कार्ड एक से ज्यादा जगह बनना पहले देखा गया है और उन्हीं चीजों को धीरे धीरे चुनाव आयोग कम करता चला जा रहा है। कुछ एपिक नंबर्स दिए जा रहे हैं ताकि वो रिवीजन ना हो, ताकि एक ही नंबर से अगर होने वाले जो वोटर आईडी हैं वो एक ही जगह पर वोट देने के लिए मान्य हो, हर जगह पर जाकर वोट ना दिए जा सके। शुरुआत में टेक्नोलॉजी के अभाव में ऐसा हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग
आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चलाता है ताकि ऐसी गड़बड़ियों को हटाया जा सके। पर बोले आपकी सरकार इन्हीं का विरोध करने के लिए खड़ी हो जाती है कि SIR क्यों चला रहे हो। तो ऐसे में इनका कहना यह है कि कांग्रेस को अपनी चुनावों को हारने वाले राज्यों में तो यह सब नजर आता है, लेकिन जहां जीत जाते हैं, फिर चाहे वो झारखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कर्नाटका हो, वहां पर इस तरह की चीजें नजर नहीं आती हैं। अब जहां तक बात हो महादेवपुरा सीट की, तो महादेवपुरा सीट का इतिहास ही ये रहा है कि यहां पर मेजॉरिटी वोट्स, आधे से अधिक वोट्स केवल बीजेपी को मिलते आए हैं। यह ऐतिहासिक रूप से है। 2009 से लेकर अब तक के इलेक्शंस में यहां पर हमेशा ही बीजेपी बढ़त में रही है। यह इलेक्टोरल रोल्स का पुराना डेटा है, चाहे 2009 हो, 14 हो, 19 हो, 24 हो, हर बार बीजेपी बहुमत से ज्यादा अंक यहां पर पाती रही है। तो ऐसे में यह इन पर आरोप लगाने जैसा है। और जब बात महाराष्ट्र की हो, तो महाराष्ट्र में जहां सवाल उठाया कि इतने नए वोटर कहां से जुड़ गए, तो 2009 से लेकर के 1985 तक के अगर आप डेटा देखें, 2024 से लेकर पिछले चलते समय 1985 तक के देखें, तो हर साल 5 सालों में पहले 85 में 24% वोटर इंक्रीज हुए थे, 90 में 35% हुए, 95 में 30% वोटर इंट्रोड्यूस हुए, 1999 में -12% क्योंकि रिवीजन हो गया था, 2004 में 20%, ऐसे ही 14 में 16% और 2024 में 16%। बोले 5 साल में जो नए वोटर जुड़ते जाते हैं, उन वोटर्स की संख्या बढ़ती जाती है, उनके रिवीजन यहां पर वोटर लिस्ट में होते हैं। ऐसे में अमित मालवीय जी का कहना है कि आपने जिस व्यक्ति का नाम लेकर के कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एपिक नंबर है जो अलग अलग जगह पर पाया जा रहा है, बोले वो भी दावा आपका फर्जी निकला। हालांकि इस बात को कई न्यूज चैनल्स ने भी जांचा। राहुल गांधी जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, उसको कई जगह तलाशा भी गया। इन्होंने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लेकर उसका एपिक नंबर दिखाया कि इस एपिक नंबर के साथ में देखिए ये है, तो वो उसको जब तलाशा गया ना, तो इस समय इलेक्शन की जो वेबसाइट है उस पर नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने वो नाम वहां से हटा दिया होगा। हालांकि इस चीज को फिर हमने भी अपने स्तर पर चेक किया, तो ये जो आदित्य श्रीवास्तव का एपिक नंबर ये जो डला हुआ है, ये नंबर के साथ में ना तो इसका मतदाता सूची में नाम उत्तर प्रदेश में मिला, ना इसका नाम महाराष्ट्र में मिला, केवल और केवल ये कर्नाटका के अंदर इसकी जानकारी मिलकर आई। इसके बारे में हालांकि मार्च से ही चुनाव आयोग ये तैयारी कर रहा है कि सेम एपिक नंबर पर कहीं और मतदान ना हो सके, इसलिए वो लगातार सूची के अंदर रिवीजन करता चल रहा है। राहुल गांधी जी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के द्वारा भी जवाब आया और केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा भी जवाब आया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जी, आपके आरोप लगाने का सिलसिला पुराना है। ऐसे में अगर आप जो अपनी बात कह रहे हैं इसे स्व अटेस्टेड करके कर सकें, आप ये कह दें कि ये लीजिए मैंने प्रमाणित किया कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है, तो हम आपकी बात को मानने के लिए और उसको कंसीडरेशन में लेने के लिए तैयार हैं। केवल आरोप लगाकर चले जाने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने द्वारा जो आरोप लगाए हैं इन्हें स्वयं प्रमाणित कर दीजिए कि मैं मानता हूं कि यह पूरा दावा मेरा है, और इस दावे के आधार पर हम इस चीज को फिर आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ इस बात को कहा कि आप एक बार शपथ पूर्वक यह कह दो कि आपने ये आरोप जो लगाए हैं ये पूरी आपने चेतना के साथ लगाए हैं। इस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं संसद में शपथ ले चुका, फिर मैं आपके सामने शपथ लेकर के इस बात को क्यों कहूं कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो सही है या गलत है। इस पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जानकारी देते हुए पुष्टि की। इस पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया, आइदर साइन डिक्लेरेशन और अपोलोजाइज फॉर द एब्सर्ड एलिगेशन। या तो आप एक शपथ पत्र लेकर के ये साइन करिए कि मैं इस बात में झूठ कह रहा हूं या सच कह रहा हूं, ये खुद से प्रस्तावित कर दो कि मैं शपथ पूर्वक ये आरोप लगाता हूं। नहीं तो आप इस पर माफी मांगिए कि आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फिर अपनी तरफ से डेटा निकालने शुरू किए। इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर तरीके से इनके जितने भी क्लेम थे उनको मिसलीडिंग करार देते हुए कहना शुरू किया कि राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं उनके पुराने जितने भी मामले हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे हर बार जवाब मांगे हैं। 12 जून 2025 को भी राहुल गांधी जी को मेल भेजा गया, उन्हें एक पत्र भी भेजा गया। उनसे कहा गया कि चुनाव आयोग को आपका, उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। ये बहुत अजीब और बेतुके आरोप हैं कि चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयान को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम में रहने का अनुरोध करता है। इलेक्शन कमीशन ने बकायदा इनको वो पुराना लेटर दिखाया कि आपको ये लेटर हमने भेजा था जब आप आरोप लगा रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी जी के द्वारा अपनी
तरफ से यह कहकर इससे किनारा किया गया कि मैं जब संसद में पहले शपथ ले चुका हूं तो आपके सामने शपथ लेकर यह आरोप क्यों लगाऊं। खैर, जनता इन चीजों को देख रही है। धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से सारी सफाइयां पेश करता रहेगा। सत्ता पक्ष जिसके ऊपर आरोप है कि वो इस तरह से चुनाव जीत कर आई है, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आम जन को बताए, ताकि लोकतंत्र में जो ये वोट का अधिकार है इससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ऐसा ना हो कि वोट देने में ही लोगों का विश्वास खत्म हो। अगर इस बात में 1% भी त्रुटि है या फिर इसमें 1% भी गलती की गुंजाइश है तो निश्चित ही यह बड़ा सवाल है लोकतंत्र पर। सरकार को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए और जिम्मेदारों को चाहिए कि वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरे मामले की जांच करें और जनता के सामने रखें। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं या राजस्थान की खबरों में रुचि रखते हैं तो आइए अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर और वहां आकर के राजस्थान से जुड़ी खबरों का प्रॉपर विश्लेषण पाइए। साथ ही साथ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर कोर्सेज पर विशेष डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, कुछ अच्छे उपहार दिए जा रहे हैं, उन्हें जाकर एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।